हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हो। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, एक ही तरीका पढ़ा है, एक्स प्लस आयोटा वाई। हाँ, ये तो सही है, एक्स रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है और आयोटा रूट ऑफ -1 है, ठीक है। लेकिन एक्स प्लस आयोटा वाई वाला जो फॉर्म है डेट इज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। दो और भी फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक फॉर्म तो होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड होता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। और थर्ड होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट क्लियर? तो बच्चों, हम तीनों ही फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस अपन पोलर फॉर्म से करते हैं तो इजीली हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं तो इजी हो जाते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज है? प्रॉपर्टीज़ का यूज ये है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को यूज करके काफ़ी इजीली हो जाते हैं। इसलिए हम क्वेश्चंस को थोड़ा इजीली करें, स्मूथली कर दें, ठीक है। इसलिए हमें बाकी फॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म्स तो सारे ही आने चाहिए, ठीक है। पता तो सभी होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म होता है, पोलर होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इन तीनों को हम समझते हैं कि ये फॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, मैं एक आर्गेन प्लेन बना रहा हूँ, ये एक आर्गेन प्लेन है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में क्या होता है? ये होता है रियल एक्सिस और ये होता है इमेजनरी एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। रियल वैल्यूज इस एक्सिस के अलोंग चलती हैं और इमेजनरी वैल्यूज इसके अलोंग चलती हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ तक तो हो गया, ये तो हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। तो ये x हुआ और ये यहाँ y आ, तो ये जो पॉइंट P होगा, ये जो पॉइंट P होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट P होगा दैट विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज व्हाट, x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई, जो z को हमने इस फॉर्म में लिखा x प्लस आयोटा वाई, इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, जो हम इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। 2 + 3 आयोटा माइनस हाफ + 4 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये सारे कार्टेशियन फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूँ, इसको O से मिला देता हूँ। ये क्या है? O, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल दैट इज व्हाट, थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई y, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई y और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई x। अच्छा, यदि मैं OP को r मान लूँ, लेट OP इक्वल टू r, इसको मैं r मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? ये x इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस x अपॉन r। इज इट क्लियर? तो x इक्वल टू r cos थीटा हो गया। ऐसे साइन y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू r साइन थीटा। क्यों हो जाएगा साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो y अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू r साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये OP जो है
क्या है, ओपी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी डेट इज ओपी एंड डेट इज इक्वल टू आर। ठीक है, और थीटा क्या है, जो ओपी लाइन सेगमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव रियल एक्सेस से, ये क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सेस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इमेजनरी, ये नेगेटिव इमेजनरी। तो पॉजिटिव, ये जो ओपी लाइन है, जो ये ओपी लाइन सेगमेंट है, ये पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा। इज इट क्लियर, दैट इज थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू था x प्लस आयोटा y। अब मैं x की वैल्यू रख रहा हूं r कोस थीटा, r कोस थीटा प्लस आयोटा, और y की वैल्यू रख रहा हूं r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों में से मैंने r को कॉमन ले लिया, चलो r कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बचा। ठीक है, तो z इक्वल टू वॉट, r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाली जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कार्टेशियन फॉर्म। z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, डेट इज पोलर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इज इट क्लियर, इसको हम लिखते हैं e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसको e की पावर आयोटा थीटा ये कैसे आया, ये प्रूफ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। इसका प्रूफ हमारे काम का नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। इज इट क्लियर, तो ये जो होगा, ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास तीनों फॉर्म आ गए, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म कैसे निकलेगा। ठीक है, कैसे हम थीटा और आर में रिलेशन निकालेंगे। सीधी सी बात है, x इक्वल टू होगा आर कोस थीटा और y इक्वल टू होगा आर साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। और z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो तीन तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट का स्क्वायर कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा x इक्वल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मैं सेकंड का स्क्वायर करूंगा, इस सेकंड का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी ऊपर मिलेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, और ये मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने 3 बोला और इसको बोला 4। अब मैं 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ, तो जब मैं 3 और 4 को ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि मैं फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा, यदि मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो आप ये देखिए, यदि मुझे x और y दे रखे हैं, यानी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए मुझे r और थीटा दो ही तो चाहिए, एक तो r चाहिए एक थीटा चाहिए। तो r मुझे यहाँ से मिल जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा मिल जाएगा मुझे यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ से बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो r और थीटा ही चाहिए। r यहाँ से मिल जाएगा, थीटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि हमें r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म दे रखा है, और यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि कार्टेशियन फॉर्म बताइए, तो सीधी सी बात है कार्टेशियन फॉर्म बहुत आराम से निकल जाएगा। x इक्वल टू, यदि ये दे रखा है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। तो कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत आसानी से निकल ही जाएगा। ठीक है। तो आप ये सारी जो बातें हमने बताई हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली देखिएगा। ठीक है। देखिए अभी हमने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। दैट इज इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आर्गन प्लेन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। ठीक है। अब देखिए ये रियल एक्सेस हो गया, ये इमेजनरी एक्सेस हो गया। तो ये x तो ये हो गया, और ये y इमेजनरी x पे जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ आ जाएगा, ये x और यहाँ से फिर y, तो यहाँ आ गया। तो ये जो p पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर z को। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर z को ये p पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा OP हमने क्या बताया था? OP जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r, स्मॉल r। और ये जो OP जो लाइन है ये पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं थीटा। ठीक है। अब देखिए यहां से x क्या हो जाएगा? r cos थीटा। ठीक है। y क्या हो जाएगा? r sin थीटा। ठीक है। और अभी हमने देखा था, पूरा प्रूव किया था, r की वैल्यू आ रही थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने ये देखा होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में एक टॉपिक पढ़ा था मॉडुलस ऑफ जेड। क्या पढ़ा था? मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहां से हमें ज्योमेट्रिकली भी ये पता लग गया ज्योमेट्रिकली कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड। इज इट क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हुआ? उस पॉइंट पी को जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मॉड ऑफ जेड। और यहां से हमने देखा टेन थीटा कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स, ये हो गया टेन थीटा। इज इट क्लियर? ये जो थीटा है, ठीक है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, जो एंगल बना रहा है वो वाला एंगल है। हमेशा ध्यान रहे पॉजिटिव रियल एक्सिस से है ये वाला एंगल। ठीक है। अब देखिए ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है। आर को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या हो गया? आर इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ जेड।
तो ये जो r है ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये हम बोलते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या है, यदि ये थीटा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, ठीक है, ये कहाँ से एंगल बनेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, पॉजिटिव से, यूं भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ऊपर या नीचे, ठीक है। अब देखिए यदि ये थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए, ठीक है, लेकिन पाई के इक्वल हो सकता है, लेकिन माइनस पाई के इक्वल नहीं हो सकता। यदि इस इंटरवल में ये थीटा आ जाता है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाता है, तो इससे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू को क्या, प्रिंसिपल वैल्यू को यहां लिख रहा हूं, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, एएमपी जेड। इज इट क्लियर, यहां से ध्यान रहे, प्रिंसिपल वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो है ए आर जी जेड, ये ए आर जी जेड की वैल्यू यदि इस इंटरवल में आ गई तो उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और उस प्रिंसिपल वैल्यू का एक नाम और है ए एम पी जेड, इसको बोलते हैं ए एम पी जेड, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर, यहां तक सही। तो आर को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और इस इंटरवल में यदि थीटा की वैल्यू आ रही है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल वैल्यू का एक नाम यह भी है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए सॉरी, इज जेड इक्वल टू 5 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, देन रिप्रेजेंट जेड इन पोलर फॉर्म एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ये कह रहा है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो पोलर फॉर्म तो ये है ही, क्योंकि ये हो गया आर, भाई जेड इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसमें आर की वैल्यू तो हो गई 5 और थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये आर कॉस थीटा हो गया प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म तो ये खुद ही है, ये खुद पोलर फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, अभी हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी आई 5 ई की पावर आयोटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हो गया साहब, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, और पोलर फॉर्म तो ये खुद ही है। इज इट क्लियर। अच्छा चलो ये एक चीज और पूछ ले, कार्टेशियन फॉर्म बताओ, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये हो जाए कि इसका कार्टेशियन फॉर्म बताइए। इज इट क्लियर, तो कार्टेशियन फॉर्म बताएं। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये वाला फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू, इसको 5 को अंदर ले लो, ये हो जाएगा 5 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा 5 साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5 कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, तो 5/√2 और प्लस ये आयोटा, और ये भी 5, और साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, ये भी 5/√2। इज इट क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 5/√2, और जो y यानी जो आयोटा के साथ में उसकी वैल्यू आ गई 5/√2। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। इज इट क्लियर। तो आप इसको पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप ये केयरफुली देखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, यदि पॉइंट, ऐसा थोड़ी है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ऐसा नहीं है, जो आपका आर्गन प्लेन होगा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉइंट का क्वाड्रेंट चेंज होगा वैसे वैसे उसका जो आर्ग्यूमेंट है, इज इट क्लियर, उसका पैटर्न चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब कैसे चेंज होगा ये हम अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिए। यदि पॉइंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा,
तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव हो जाएगा और y भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या निकलेगा, जो tan फाई है, ये एंगल फाई है। अच्छा, ये एंगल मैंने थीटा, एक्चुअली क्या है, जब मैं डायरेक्शन के साथ एंगल दे रहा हूँ तो मैं उसको थीटा बोल रहा हूँ, और जब मैं डायरेक्शन के साथ नहीं बोल रहा तो मैं उसको फाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं डायरेक्शन वाले एंगल को तो थीटा बोल रहा हूँ और विदाउट डायरेक्शन वाले को फाई बोल रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर केस में मैं जो फाई एंगल लूंगा वो एक एक्यूट एंगल लूंगा। जितने भी केस लूंगा उसमें जो मैं फाई एंगल लूंगा डेट इज एक्यूट एंगल। और आप ये जानते हैं एक्यूट एंगल का जो tan होता है, tan फाई, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। देखिए, अच्छा ये भी आप जानते हैं सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है थीटा, तो थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ tan फाई क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स हो गया, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। tan फाई को पॉजिटिव आना ही है, क्यों? क्योंकि फाई एक्यूट एंगल है, तो tan फाई पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो y अपॉन एक्स भी पॉजिटिव है, इसलिए tan फाई पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा जो एंगल है, ये एंगल फाई के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो थीटा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और फाई ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, क्योंकि tan फाई जो होगा वो पॉजिटिव आएगा तो फाई भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाई है एक्यूट एंगल। इज इट क्लियर? तो यहां से थीटा और फाई इक्वल हो जाएंगे, और आर की वैल्यू जो है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर इक्वल टू वॉट? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, अब हम सेकंड केस लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x को तो नेगेटिव होना पड़ेगा और y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कब आएगा? जब y तो पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव हो जाएगा, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये OP, इस पॉइंट को मैंने O से मिला दिया, ये लाइन सेगमेंट हो गया OP लाइन सेगमेंट। अब मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो ये OP लाइन सेगमेंट है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से, कहां से? पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा दैट इज आर्ग्यूमेंट, दैट इज थीटा। और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा क्या होता है? ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब यहां से देखिए फाई, फाई क्या है? एक्यूट एंगल, तो tan फाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। tan फाई पॉजिटिव कब आएगा? जब मैं y अपॉन एक्स का मॉड ले लूंगा। मुझे मोड क्यों लेना पड़ा? क्योंकि x नेगेटिव है। यदि मैं मोड नहीं लगाऊंगा तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे फाई मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके मुझे फाई पता लग जाएगा। अब मुझे फाई पता लग जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल है पाई, पाई में से मैं फाई को हटा दूंगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू तो साफ साफ यही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर तो वही रहेगा, आर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्या फायदा हुआ? पढ़ के ये फायदा हुआ कि हमने ये जान लिया कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पॉइंट जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा आर की वैल्यू तो यही रहेगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो चेंज होता रहेगा। वो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट के लिए अलग होगा, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, फोर्थ के लिए अलग होगा। ठीक है, तो पहले यदि हमको क्वाड्रेंट का पता लग जाएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। जैसे मुझे ये पता है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे पता लग जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? पाई माइनस फाई, और फाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, tan फाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का मोड ले लूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि ये कैसे आए रिजल्ट्स, ये पूरा करके फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आप इतना इसको पॉज करें, राइट डाउन करें, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं। हाँ तो बच्चों, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा?
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यदि आपका पॉइंट पी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो दोनों नेगेटिव हो गए। अब देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? वो जो हमारा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, किसको? पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, वो रियल एक्सेस, पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो एंगल बनाएगा, किससे? पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो एंगल बनाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज थीटा। थीटा को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, और फाई हमेशा मैंने क्या बताया? फाई एक एंगल में एक्यूट लूंगा, वो हमेशा एक्यूट ही होगा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है टेन फाई क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स का, वाई अपॉन एक्स का मोड। इज इट क्लियर? ये अच्छा, मैंने मोड क्यों लगाया है? मोड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फाई जो है वो एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, और एक्यूट एंगल पॉजिटिव होगा। तो सीधी सी बात है, जब मैं मोड लगा दूंगा तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इज इट क्लियर? और टेन, एक्यूट एंगल का जो टेन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आराम से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ मोड लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जो ये थीटा है, ये थीटा क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? माइनस पाई, माइनस पाई, लेकिन ये एंगल भी तो आ रहा है और ये एंगल क्या आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। इज इट क्लियर? तो थीटा क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस फाई, ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये आएगा पॉजिटिव, तो माइनस पाई से, ठीक है। यदि मैं न्यूमेरिकली देखूं तो ये एंगल छोटा ही तो आएगा, क्योंकि ये एंगल बड़ा है तो ये छोटा ही तो आना चाहिए, तो ये छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई प्लस फाई। इज इट क्लियर? ठीक है। और थीटा यहाँ क्या आएगा? एंगल नेगेटिव आएगा। थीटा एंगल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में, जो दो केस हमारे पहले वाले थे, वहां थीटा जो था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो हमारा दो केस थे पहले वाले, कौन कौन से दो केस थे? एक तो था जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और एक था जब पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो जब पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब जो हमारा थीटा एंगल चल रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। आप देखिए अपने नोट्स को देखिएगा, जो हमारा थीटा एंगल चल रहा था दैट वाज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसलिए थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल बात है, एंगल क्लॉकवाइज चलता है तो नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आर की वैल्यू तो वही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि आर तो क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से, सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज होते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि रट लो, रटने का कुछ है ही नहीं। आप तो एक काम करो, ये देखो पॉइंट कहाँ है। आपने देखा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखते ही समझ जाओ कि पॉइंट इधर है, तो सीधी सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट माइनस पाई प्लस फाई, ठीक है। और टेन फाई क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी इसका और इसका रेशो ले लो, उसका मोड लगा लो, टेन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने ये प्रूफ समझा, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो क्या होगा? अच्छा, यदि ये पॉइंट P जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कब जाएगा? जब x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। x क्या होगा? पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल कहाँ बनाएगा? नीचे बनाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। इसका मतलब यहाँ थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ ये लाइन सेगमेंट पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बना रहा, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा, फाई मैंने लिया, फाई क्या है? एक्यूट एंगल, तो फाई तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाई जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल है विदाउट साइन, इसमें कोई साइन नहीं है, सिर्फ मैं एक एक्यूट एंगल ले रहा हूँ जिसमें कोई साइन नहीं लिया जा रहा, ठीक है। थीटा में जो मैं ले रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट में अपने आप एक साइन होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से टेन फाई क्या आ जाएगा? यहाँ से टेन फाई क्या आ जाएगा?
y अपॉन एक्स। अच्छा, इसका भी मैंने मोड ले लिया। मोड जितने भी हैं आपके, जब भी आप tan phi निकालोगे y अपॉन एक्स का रेशो लेते ही मोड ले लो। दोबारा कहता हूँ आपसे, जब भी आप tan phi निकालोगे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, पॉइंट के किसी भी क्वाड्रेंट में हो, आप y अपॉन एक्स लेते ही उसका मोड ले लो। उससे ये हो जाएगा कि आप निष्फिक्री हो जाओगे, क्योंकि tan phi तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि हर केस में फाई एक क्या है, एक्यूट एंगल है। हर केस में फाई एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब देखिए तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो एंगल है दैट इज आर्ग्यूमेंट दैट इज विद साइन। तो थीटा कहां से जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी थीटा कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो थीटा हो जाएगा -फाई। ठीक है, तो यहां से फाई आ जाएगा, फाई आते ही फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी -फाई, और आर तो वही रहेगा, आर, ये जो आर है दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है, आर तो लाइन सेगमेंट की क्या है, लेंथ है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये होगा। तो हमने चारों क्वाड्रेंट पढ़ लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और चारों क्वाड्रेंट में हमने ये देखा जो आर है, आर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या है, अब आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चन से ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन देखते ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए, फाइंड आर्ग्यूमेंट जेड एंड आर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस ऑफ जेड फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा और जेड इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, ये दोनों के लिए, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताना है, और हमें क्या बताना है, आर। आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, करें, देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव है, ठीक है, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला थर्ड क्वाड्रेंट में, आप देखिए अभी हमने नोट्स में लिखाया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू -पाई प्लस फाई। ठीक है, ठीक है, आप अपने नोट्स में देखिए, जब हमने थर्ड क्वाड्रेंट बताया था तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आ रहा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा ही तो होता है भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा, और वो आ रहा था -पाई प्लस फाई, ये आ रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए tan फाई कितना होता है, tan फाई, हर क्वेश्चन में tan फाई लेना है मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां से tan फाई हो जाएगा मॉड ऑफ y कितना है, -1 और x भी -1, तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई कितना हो जाएगा, -1 1, तो ये 1 हो गया। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू π/4, क्योंकि फाई कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल मैंने बताया है, फाई हमेशा एक्यूट एंगल है। जब भी इन फॉर्मूलेज में, इन सारे फॉर्मूलों में फाई आएगा, समझ जाना ये एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगी। ठीक है, फाई की, तो ये π/4 आ गया, इसको यहां रख दो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा -3π/4। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो ये आ गया। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है -1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2, √2, ये आर हो जाएगा। तो हमारे पास आर भी आ गया। आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर भी आ गया और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी आ गया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो -पाई और पाई वाले इंटरवल में आ रही है,
तो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू को हम एमपीजेड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यह भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात है, यदि क्वेश्चन में आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पूछा है, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताइए, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप वही वाली वैल्यू बताएं जो -पाई और पाई के बीच में आ रही हो। मतलब यदि आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई और आपसे पूछा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताइए, तो अंडरस्टूड है कि आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही बताएंगे, ठीक है, जब तक कि और बातें मेंशन नहीं की गई हों, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला देखिए, z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, इज इट क्लियर। अब यहां देखिए, इसका जो रियल पार्ट है वो तो है नेगेटिव और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो है पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू क्या है -√3, ये तो हो गया नेगेटिव, और y इक्वल टू क्या है, आयोटा के साथ में जो होता है वो y होता है 1, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यानी इसका जो रियल पार्ट है वो तो नेगेटिव हो गया और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो पॉजिटिव हो गया, यानी x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा का फॉर्मूला क्या था जो हमने निकाला था, वो था पाई माइनस फाई, इज इट क्लियर। और फाई निकालेंगे, फाई तो हमेशा एक ही फॉर्मूला चलेगा फाई के लिए, tan फाई इक्वल टू मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू मॉड ऑफ वाई कितना है 1 और x कितना है -√3। तो tan फाई इक्वल टू मॉड हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1/√3, तो फाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 30 डिग्री, यानी π/6। तो फाई की वैल्यू π/6 आ गई, क्योंकि फाई एक्यूट एंगल है जो 0 और π/2 के बीच में ही आएगा, तो π/6। तो यहाँ मैं π/6 रख दूंगा, तो थीटा मिल जाएगा पाई माइनस π/6, तो डेट इज 6 5 5 π/6। तो थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, कितनी आ गई 5 π/6। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ जेड। तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है 1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 4, दैट इज 2, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में दिया हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, हम उस क्वाड्रेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला पुट करके हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी निकाल सकते हैं और मॉडुलस ऑफ जेड भी निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड आर होता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ए आर जी जेड होता है, या फिर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप जानते ही हैं, यदि आपको क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और इन सारे फॉर्मूलों से जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का प्रिंसिपल वैल्यू ही मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रिंसिपल वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे ये कहें कि चलो सर इससे प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया, ठीक है, हमें तो जनरल वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल वैल्यू में सब में 2n पाई ऐड कर दो, क्योंकि सपोज करो आप जिस एंगल पे हो, जिस जगह हो, वहाँ 2n पाई ऐड कर दोगे तो वहीं आ जाओगे, ठीक है। चाहे आप वहाँ क्लॉकवाइज चलो तो भी वहीं आ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो भी वहीं आ जाओगे। तो सारे एंगल में यदि आप 2n पाई ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वह आर्ग्यूमेंट जेड हो जाएगा, यानी वो जनरल वैल्यू हो जाएगी 2n पाई ऐड कर दोगे तो, ठीक है। और 2n पाई ऐड नहीं करोगे तो -पाई और पाई के बीच में जो वैल्यू आएगा दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू, वो ऑटोमेटिक इन फॉर्मूला को यूज करके आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें और आपके पास जो भी बुक है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।